नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले हैं जिसमें दो अलग अलग लग्न की तुलना हम कर रहे थे। उसमें हमने मंगल के लग्नों को, शनि के लग्नों को, बृहस्पति शुक्र के लग्नों को, चंद्रमा सूर्य के लग्नों को आमने सामने रखकर उनकी तुलना की थी। अब हम कुंडली के जो कहे जाते हैं शिव और शक्ति यानी सप्तम, जैसे मेष की तुला के साथ, कर्क की मकर के साथ, इस प्रकार से हम तुलना आगे करेंगे। तो आज हमने इस तुलना में जो पहला वीडियो इस तुलना की दृष्टि से आमने सामने में, तो मेष को हमने सामने रखा है आज तुला के। माने अभी तक जो हमने ग्रह किए थे वो एक ही ग्रह के दो अलग अलग रूप हमने देखे थे कि कैसे मंगल मेष में बर्ताव करता और कैसे मंगल वृश्चिक में बर्ताव करता है। आज हम जानेंगे कि मेष को अगर हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तुला के साथ, तो वो तुलना हमें क्या सिखाती है, कौन हमें ऐसा लगता है कुछ विषयों के लिए ज़्यादा बेटर है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी कभी हम किसी लग्न को अच्छे से समझना चाहते हैं तो भवचक्र का अंदाज़ा हमें ज़रूर लगाना चाहिए, कहाँ ये भाव पड़ता है। अब मेष लग्न के लिए अच्छी बात क्या है, क्योंकि वो प्रथम भाव ही पड़ता है। यानी समय को जो सबसे ज़्यादा प्रिय लग्न लगा वो मेष लग्न लगा। काल का मतलब यहाँ समय से है, कोई यहाँ पर भय उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मन में बहुत इस बात को लेकर बड़ा डर विराजमान हो जाता है। काल, महाकाल, याद रखिएगा, महाकाल यानी जो समय के ऊपर भी बात करता है, यानी जो समय को काबू कर सकता है। भगवान शंकर को हम नियत समय पर प्रलय के लिए जानते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से सुपर टाइम को जो मैनेज करने वाले हैं, जो सदियों को क्षण में और क्षण को सदियों में बदल सकते हैं, वो महाकाल। ठीक हो गया। तो ये महाकाल माने अगर उसको अपनी शाब्दिक भाषा में कन्वर्ट करें, महा यानी महान, काल यानी समय, तो जो सुपर टाइम को कंट्रोल करने वाले हैं, हर चीज का जो मापदंड है वो सही में समय ही है। तो इस समय को सबसे ज्यादा प्रिय है, यह कह सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न से शुरुआत करते हैं। और ग्रहों में कौन सा ग्रह यहां जाकर एक्साइट हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा प्रसन्न वो अपने भी घर में नहीं होता है, इतना ज्यादा वो मेष लग्न में होता है, तो वो सूर्य प्रिय लग्न है। और सूर्य स्वभाव से ही बाय डिफॉल्ट ही शासन करने के लिए बने हैं, यानी राजा हैं वो। तो राजा को जो प्रिय लग्न होगा वो स्वाभिमानी ना हो, एक प्रकार से गद्दी में बैठने वाला ना हो, तो ऐसा जमता नहीं है। और इसी प्रकार से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तुला लग्न के लिए, तुला लग्न किसको सबसे ज्यादा प्रिय, या तुला का स्वभाव कौन सा ग्रह उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा ग्रह वहां जाकर एक्सेल्ड कर जाता है? शनि। शनि डेमोक्रेट सिस्टम की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, और ये सूर्य राजतंत्र की बात करते हैं। यानी एक राजा की दृष्टि से अच्छा शासक कह लीजिए, लेकिन उस शासक में चाहे कोई कमी कहे चाहे कोई खूबी कहे, ये तो आपका विषय है। इसीलिए हम इस बनाम को मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आपको अपने अनुसार से देखना है। कई जगह हमने राजतंत्र का बल देखा है, कई देशों में राजतंत्र अच्छा काम कर रहा है, कई जगह हमने देखा है कि प्रजातंत्र का बल बहुत बढ़िया है। तो वो आपको ये तय करना होगा कि कहाँ आपको वो ज़्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहा है, कौन सा लग्न ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो बात तय है, देश काल पात्र जहाँ आ जाता है, जिस समय पर हम बात करते हैं। अब कलिकाल में धीरे 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 ईश्वर की इच्छा है, अपने आप ही डेमोक्रेटिक सिस्टम बढ़ रहा है, और जो एक जिसको बोलते थे डायनेस्टी चली आ रही है, राजाओं के उसमें चले आ रहे हैं, एक इसके बाद दूसरा, वो वाला जो चीज़ें, वो ईश्वर की इच्छा है ऐसी कि राजतंत्र कम हो। तो मैंने भी अपने अनुभव में ऐसा पाया है, आप लोगों ने भी, बहुत अनुभवी लोग हैं, आपने भी पाया होगा कि कहीं ना कहीं डार्क साइड के राजा शनि का बल आज ज़्यादा देखने में आता है, और जो लाइट साइड के राजा हैं सूर्य,
वो आज भी एक अच्छे शासक बने हुए हैं, लेकिन जब हम प्रजा के साथ मिलकर चलने की बात करते हैं तो उसमें अच्छी भूमिका में परिणाम देते हैं शनि। ठीक हो गया। तो ये तुला लग्न किसको सबसे ज़्यादा प्रिय है? वो डेमोक्रेट सिस्टम के जो राजा हैं शनि, उनको सबसे ज़्यादा प्रिय। तो अगर हम यहाँ बनाम की बात करते हैं तो एक सूर्य है और एक शनि है। शनि सूर्य के ही सुपुत्र हैं, बेटे हैं, लेकिन वो अपने आप को इनका पुत्र माने, कह सकते हैं सुपुत्र मानने से इनकार कर देते हैं कि भाई मैं आपके उन कर्तव्यों को मैं नहीं वहन कर सकता हूँ। कुछ माता के प्रति अगाध इनका प्रेम था शनि का, ऐसा भी नहीं कि अपने लिए ऐसा किया उन्होंने। ये भी बात समझने वाली कि पिता के साथ इनका जो द्वंद्व रहा वो क्यों रहा। माँ के साथ इनका विशेष लगाव था, छाया के साथ विशेष इनका स्नेह था। तो जो संतान उत्पन्न हुई शनि, उनको ऐसा लगा कि मेरी माँ के प्रति पिता का व्यवहार थोड़ा कम है, तो इसलिए उन्होंने दूरी बना ली, अपने लिए नहीं बनाई है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि वो क्यों ऐसा उनको थोड़ी अप्रसन्नता लगी है। वो अपने लिए नहीं है कि भाई अपने स्वार्थ में ऐसा कर दिया हो, ऐसा नहीं है। तो ये भी उनके गुण नेचुरल है, उनके अंदर होंगे ही वो गुण, लेकिन ये उदित होने वाले गुण की बात करते हैं सूर्य। और ये जहाँ ज़्यादा प्रकाश नहीं है वहाँ राज करने की बात करते हैं। यानी जो पाश्चात्य के घ्रोतक माने जाते हैं वो शनि माने जाते हैं। हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, भारतीय ज्योतिष का उदय जहाँ हुआ है, उस स्थान के अनुसार से पश्चिम दिशा में शनि का दबदबा है। सूरज महीनों दिखता नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर शनि का दबदबा ज़्यादा दिखाई देता है। और जो ईस्टर्न साइड है हम, या हमसे जो पूर्व दिशा की तरफ है, वहाँ सूर्य का दबदबा ज़्यादा दिखाई देता है। तो अगर हम इस टाइम पीरियड को, ये जो कलिकाल का समय चल रहा है, इसको अगर हम 500 साल 1000 साल पीछे लेकर चलते हैं तो फिर वो अलग प्रकार से दिखाई देगा कि जो पश्चिम दिशा को सर्वोपरि मान रहा है वो पूर्व दिशा को सर्वोपरि मान रहा है सतयुग के नजदीक आने पर। और जैसे जैसे कलयुग की तरफ जा रहे हैं वो पश्चिम दिशा को या पाश्चात्य को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा वेटेज मिल रही है। तो वो अपने को ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा के घ्रोतक माने जाते हैं सूर्य, और मेष लग्न राशि इनका प्रिय राशि है। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा तुला राशि के साथ अटैच करके देखते हैं, और ये राशि सबसे ज़्यादा प्रिय है डार्क साइड के राजा शनि को। तो ये हमें कुछ स्वभाव समझ में आया। वो सबके साथ मिलेंगे तब वो प्रजातंत्र की बात करेंगे, और ये अपने नियम, कायदे, कानून, उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और वो हद तक, काफ़ी हद तक अगर सूर्य का बल है तो सही भी होता है। लेकिन इसमें जो कमी है वो यही है कि सबकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। अब इसको चाहे स्वाभिमान कह लें, चाहे आप इसको अहंकार कह लें, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। इस राशि का जो दूसरा प्रमुख गुण समझ में आता है वो स्वाभिमानी बहुत होता है। मेष लग्न राशि का जो जातक होगा, स्वाभिमान बहुत होगा। अब हमने तो यही सुना है वसुदैव कुटुंबकम, हमारा जो पृथ्वी ही हमारा घर है, और हम अपने आप को बाउंड्री में ना बांधे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी क्या मेष लग्न वालों को अगर किसी ने बोल दिया कि चाहे मजाक में किसी दूसरे ढंग से कहा, लेकिन इनको पसंद नहीं आया इनका मजाक, कि आप यहाँ मत आना, तो ये फिर इन्होंने एक प्रकार से प्रण ले लिया, ठीक है अब नहीं आएंगे। किसको क्या पसंद है, स्वभाव है, वो तो ईश्वर ने दिया है, हम उसको क्या बोलते हैं। लेकिन मेरे अपनी अगर हम राय की बात करते हैं, हम इस प्रकार से अपने आप को बाउंड्री में, सीमाओं में ना बांधें, क्योंकि ईश्वर कण कण में विराजमान। आप कहाँ कहाँ बाउंड्री लगाने वाले हैं, क्योंकि वो जगह विशेष किसी व्यक्ति की नहीं है, वो तो हम ईश्वर की मान रहे हैं। तभी तो वसुदैव कुटुंबकम, यानी वो पृथ्वी ही हमारी है, ऐसा मानकर हमें विचार करना है। तो फिर इस प्रकार की बाउंड्री नहीं लगानी चाहिए, लेकिन ये मानते नहीं है। मेष लग्न राशि वाले इस प्रकार का स्वभाव रखते हैं। अगर किसी ने कुछ ऐसा कहा, चाहे मजाक में कहा, इनको वो तरीका अगर पसंद नहीं आया तो फिर वो वहाँ नहीं जाएंगे। आप चाहे कितना ही फिर बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, वो स्वाभिमान है जो अहंकार सा प्रतीत होता है। ये माना जाता है तुला लग्न थोड़ा क्रूर जरूर माना जाता है, लेकिन हम तुला लग्न को एक
व्यापारिक लग्न भी मानते हैं। वो क्रूर होकर अपने काम को कर लेना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपके साथ विच्छेद कर लेना चाहता है। भाई हमें आखिरकार ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये लग्न का लॉर्ड कौन है। सूर्य तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, सूर्य यहाँ एक्साइटेड होते हैं, लेकिन हमें इसी प्रकार से तुला लग्न का स्वामी कौन है, वो शुक्र है। तो शुक्र स्वभाव से दूसरों के प्रति क्रूरता दिखाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये किस चीज को लेके थोड़े से रूढ़ जान पड़ते हैं, जहां भी बिजनेस डील की बात आती है वो उस चीज को करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें लगता है यार ये तो कुछ ज्यादा रूढ़ नहीं हो जाता अपने पॉलिसी को लेकर। वो सिर्फ पॉलिसी को लेकर ऐसा लगता है, थोड़ा सा रूढ़ है, उसमें भी वो डेमोक्रेट सिस्टम का ही पालन कर रहा है। तानाशाही रवैया नहीं है उसका। वो जो मानक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहकर ही बनाई गई हैं, उनको ये बढ़िया ढंग से पालन करना या करवाना चाहता है। ठीक हो गया। और ये लेकिन हमें ध्यान रखना, कभी भी तुला लग्न क्रूर का मतलब आप पर हावी नहीं हो जाएगा। ये हावी हो सकता है, आपको मजबूर कर सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। मेष लग्न, अब फिर अगेन ये बात, हमें ये नहीं एक विशेष कोई गुण हमने समझ लिया या हमने कोई कमी सुन ली तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसके अंदर तो सारी कमी है। आगे जब आपको समझ में आएगा कि बात मनवाने का गुण हम कहाँ देखते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को आप कहीं डिफेंस में कहीं लगा देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक जो कुछ ऐसी घेरा है, कोई ऐसा काम है, वो इनको दे दीजिए आप। ये किसी के कहने पर, किसी के दबाव में आकर वो निर्णय ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कुछ ऐसे बहुत जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहाँ, और जहां किसी की नहीं सुनी जाती, किसी की अप्रोच नहीं ली जाती, ऐसे के लिए मेष लग्न राशि सबसे बढ़िया माना जाता है। कि भाई ये तो मैंने बोला ना व्यापारिक दृष्टि है। ठीक हो गया। थोड़ा सा अगर कोई ऐसी बात रखते हैं, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक खामी भी आती है, हमें ग्रुप को लेकर साथ चलना है। कई बार डेमोक्रेटिक सिस्टम में ग्रुप के कारण नियम को कॉम्प्रोमाइज कर देना पड़ता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जा सकता है कि भाई अब क्योंकि सबकी बात सुननी पड़ेगी, उसकी बात नहीं सुनेंगे। अब हो सकता है वो आदमी सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए ये बात बार बार रख रहा हो। अभी वो ग्रुप की बात कर रहे हैं तो 3 लोग अगर ये बात बोल रहे हैं, हमें मानना पड़ता है। वो सबके हित में नहीं है वो, लेकिन वो क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रजा की बात सुननी पड़ती है, तो जो वो अगर 10-20 लोग बोल रहे हैं और आपने उसको तवज्जो नहीं दिया, तो फिर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का बल घटाता है। इसीलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये प्रॉब्लम समझ में आती है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जहां डायनेस्टी वाली बात, अगर हमें लगता है पूरी तरह से ये काम राष्ट्रहित में है, अब चाहे उसमें किसी को पसंद हो या ना हो, चाहे वो 2 को ना पसंद हो, चाहे 200 को ना पसंद हो, लेकिन वो सबके हित में है, वो अगर वो जानता है अच्छे से, तो वो उसको स्ट्रिक्टली लागू करवा सकता है। ये मेष लग्न जातकों का बल है। ठीक हो गया। और वो बल यहां दिखाई नहीं देता, लेकिन जो बल इसके पास है वो यहां नहीं दिखाई देता है। वो सबको एग्री करवा के जो बिजनेस डील जितनी बढ़िया तुला लग्न करवा सकता है, ऐसा मेष लग्न नहीं करवा सकता है। तो अपना अपना विशेष गुण है, वो मैंने पहले आपको बताया है कि आपको तय करना है कौन आपको ज्यादा बली दिखाई दे रहा है, वो आपको देखना है। ठीक हो गया। तो ये क्रूर को हम किस प्रकार क्रूर समझ रहे हैं, या थोड़ा सा अपने काम को क्रूरता से उसको निभाना कह लीजिए कि नहीं ये होना ही चाहिए। ठीक हो गया। तो वो नियम जो बने हैं उनको क्रूरता से लागू करवाना, वो नियम डेमोक्रेटिक सिस्टम में बने। ठीक हो गया। लेकिन अगर यहां पर स्वाभिमानी अहंकार की बात आती है, वो नियम इन्होंने स्वयं बनाए। ठीक हो गया। तो ये दोनों का अंतर आता है। फिर रात्रि बलि। ठीक हो गया। मेष लग्न का जो राशि स्वामी मंगल है, वो वैसे भी उसको भी रात्रि बलि माना जाता है, तो मेष लग्न को भी रात्रि बलि माना जाता है। तुला को दिवा बलि माना जाता है। दिवस के लिए ऐसे जातक ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बातों को रख पाते हैं। फिर आता है बात धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमने राशियों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा है, तो इससे भी काफी चीजें तय हो जाती हैं। धर्म का मतलब होता है, जो ध्यान रखिए, धर्म की स्थापना
मोक्ष के लिए की गई है। मोक्ष से धर्म मिल रहा है ऐसा नहीं है। धर्म से हमें पाना क्या है? धर्म से हमें पाना मोक्ष ही है। अब कई लोगों को लग जाता है उसी में ही उलझे रह जाते हैं। ध्यान रखना है, मोक्ष के लिए अब जैसे जब हम कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं तो मिसाइल बढ़िया बनना चाहिए, बहुत बढ़िया बनना चाहिए, और उसके बाद वो फाइनली जब मिसाइल लॉन्च हो जाता है तो जो वो लॉन्च होने के बाद जो फायर किया उसने, या जो लिबरेशन हो गया, वो जो मुक्त हो गया, हमारा लक्ष्य उसको लिबरेट करना है, उसको मुक्त करना था। और अभी हम खाली उसी सिस्टम में उलझे हुए हैं कि भाई मिसाइल थोड़ा और बढ़िया सुंदर दिखना चाहिए, वो उसका हार्डवेयर पार्ट में उलझे। तो धर्म वही हार्डवेयर पार्ट है, मतलब उस धर्म के बिना वो लॉन्च नहीं हो सकता है। माने मोक्ष, मकसद हम सबका मोक्ष ही है। वो धर्म एक कह सकते हैं एक प्रकार का टूल है, लेकिन हम उसी टूल में अगर उलझे रह जाएं कि भाई ये आपने आपको बोला था ये इस प्रकार का होना चाहिए था, इसको 3 बार देवताओं को भोग लगाने के लिए कहा गया था, पूरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर हम आगे बढ़कर ये देखते हैं कि वो किस लिए किया गया था, हमने नियम क्यों बनाए थे, 4 बार भोग लगाना है, 5 बार भोग लगाना है, वो हमने मुक्त होने के लिए लगाया था। अगर हमें मोक्ष में वो अगर बाधक बनने लग जाए धर्म, तो फिर हमें अंततोगत्वा मुक्त होने के लिए उसका त्याग करना पड़ता है। ठीक हो गया? तो अपने को यह ध्यान रखना है, मानक प्रक्रियाएं जहां बनती हैं वो धर्म राशियां मानी जाती हैं। 1, 5, 9 अंतर आपको अच्छे से समझना है। हम सबका मकसद धर्म को प्राप्त करना नहीं है, हम सबका मकसद मोक्ष को प्राप्त करना है। ठीक हो गया? यही उलझ जाते हैं कि भाई मैं किसका निर्वहन करूं, कि क्या कहता है मैं धर्म का निर्वहन करूंगा ताकि मैं मुक्त हो जाऊं, ताकि मुझे मोक्ष मिले। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि मैं धर्म का निर्वहन करता हूं ताकि मुझे धर्म ही मिले। ठीक हो गया? तो ये एक मानक प्रक्रियाएं बनाने में माहिर है। जो भी धर्म राशियां हैं वो इसीलिए लीड करने के लिए मानी जाती है। वो बहुत अच्छे ढंग से नियमावली का पालन करवाना धर्म राशियां अच्छे से जानते हैं, तो इनका विशेष गुण दिखाई देता है। जो काम राशियां हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम का मतलब कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति कराने में काम राशियों का विशेष बल देखा जाता है। ठीक हो गया? अभी मेरी कोई यानी इच्छा ऐसी पाली है कि मुझे ये, तो उसमें हम काम त्रिकोण देखते हैं। काम त्रिकोण कौन कौन सा होता है? 7, 11, 3, यानी 3, 7, 11 जो राशियां ये काम त्रिकोण मानी जाती है। ठीक हो गया? इसको इच्छा पूर्ति के साथ जोड़ना है। इसको क्या अर्थ मैंने किया है, देखिए अर्जन करना अलग है, उस अर्जन को फिर अपने ऊपर लगा लेना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा देना, वो एक अलग विषय है। ठीक हो गया? अर्थ त्रिकोण से प्रोफेशन तय होता है, लेकिन जो हमारा प्रोफेशन के बाद जो आ रहा है, जो इनकम है, जो सैलरी है, वो काम त्रिकोण से तय होता है। 3, 7, 11। ठीक हो गया? तो 7 नंबर लग्न काम त्रिकोण या काम राशि, कामनाओं की पूर्ति के लिए देखा जाता है। तो इसका मुख्य ध्येय कामनाओं की पूर्ति है। ये नियमावली बनाना है इसका मुख्य ध्येय। फिर अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, ऐसे अलग अलग तत्वों को देखा जाता है। अग्नि तत्व, ठीक हो गया, फायरी, पित्त प्रधान लग्न राशि मानी जाती है। तो पित्त इनके शरीर में वैसे ज़्यादा होता है। और एक बड़ा अच्छा विशेष गुण है, ऐसा आप लोगों ने भी अनुभव किया ही होगा, मेष लग्न वालों का इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है। अभी पीछे जो कोविड-19 चला था, उसमें भी देखने में आया कि मेष लग्न वालों का इम्यूनिटी बहुत अच्छा था। वो ऐसा नहीं कि किसी को भी कोविड नहीं हुआ, कोविड हुआ, लेकिन सबसे जल्दी रिकवर होने वालों में से जो लग्न आए आगे सामने, वो मेष लग्न, कभी न हार मानने वाला योद्धा। तो वो मेष के पास जो इस प्रकार का बल है, वो उसका अग्नि तत्व कह लीजिए, पित्त प्रधान गुण है उसका। इसको थोड़ा शांत रखने के लिए पित्त को कम रखना चाहिए और कफ प्रधान चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। मतलब दही वगैरह खाते रहें, ठंडा इस प्रकार का खाते रहें, तो वो शांत रहते हैं। ठीक हो गया? और जो भी इस प्रकार का जोरांकुश है, लेमन ग्रास, वो अगर ज़्यादा खाएंगे तो फिर ये और ज़्यादा अग्नि तत्व हो जाएंगे। ठीक हो गया? ये वायु तत्व माना जाता है। वायु तत्व देखा जाता है, जैसे हम कभी भी वायु पवन की बात करते हैं तो वो वेग
जो है वो बल के लिए जाना जाता है, और इससे विकार भी उत्पन्न होते हैं। शरीर में जितने भी गठिया बाई के रोग हैं वो वायु विकार माने जाते हैं। तो इसका संबंध हम वायु तत्व के साथ देखते हैं, और वायु हमेशा अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है, अग्नि नियमावली बनाने के लिए जाना जाता है। तो दोनों में अंतर है। फिर ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब है जो एक प्रकार का वॉरियर माना जा सकता है, जो जिसको ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो मेरा धर्म कह लीजिए, मेरा जो काम है वो है राष्ट्र कह लीजिए, अपने समाज के लिए लीड करना, जंग लड़ना। ये उसको उसके अंदर से उसको फेवरेट लगता है ये कि मैं इस काम के लिए बना हूं। और अगर हम बात करते हैं तुला लग्न की, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल उसका जो वर्ण शूद्र माना जाता है। शूद्र का माने पूरी तरह से कर्म प्रधान, सबसे ज्यादा जो अपने स्वयं के कर्म पर जो बिलीव करने वाला लग्न राशि कह लीजिए, वो शनि के लग्न राशि ही है, और ये तो शनि का फेवरेट लग्न है। तो तुला लग्न वाले अपने काम के मास्टर होते हैं, कमाल के ट्रबल शूटर होते हैं। और जो तुला लग्न के साथ अभी ये वाला पार्ट भी समझना है कि कहा जाता है कि ये व्यापार करने के लिए तुला राशि को मजबूत होना चाहिए, जबकि व्यापार के लिए हम ये पाते हैं ज़्यादातर भाई कि हमारा दूसरे से काम करवाने वाली भावना निखर कर आनी चाहिए। लेकिन तुला लग्न दूसरों से काम करने के बजाय सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे रहकर खुद काम करने की बात करता है। तो ये अंतर अपने को याद रखना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजिकली जो इसका एस्ट्रोलॉजी वर्ण माना जाता है शूद्र, इसका मतलब किसी और पे बिलीव नहीं करना, अपने आप से काम करने पे सबसे ज़्यादा बिलीव करना। ठीक हो गया। तो ये इसका विशेष गुण माना जाता है, और कलिकाल में ये हमारा सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि हम कर्म करके ही इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो अपने आप से कर्म करना, और वो जो डेडिकेशन हम लगे रहते हैं काम में, वो शूद्र वर्ण की विशेषता है। फिर आती है बात पूर्व दिशा। तो जहां मेष लग्न राशि की बात आती है, उसको पूर्व दिशा का घ्रोतक माना जाता है। पूर्व दिशा ईस्टर्न साइड उनके लिए अच्छा विशेष बल लेकर आता है। और अगर बात आती है तुला लग्न राशि की, तो पश्चिम दिशा, जैसे मैंने बोला पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से अगर हम रेफरेंस मान लेते हैं जैसे भारतीय ज्योतिष में इंडिया को, तो वहाँ से पश्चिम की तरफ जैसे यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर ये लोग या अपने ही देश में पश्चिम की तरफ ये लोग ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। ये राशियों का, इन लग्नों का बल पश्चिम दिशा की ओर, या घर में भी पश्चिम दिशा की ओर इनका बल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक हो गया। और फिर इन दोनों में ये समानता है, मेष लग्न और तुला लग्न दोनों ही चर लग्न माने जाते हैं, यानी इनको काम में बदलाव पसंद है। अब दोनों ही लग्नों को बोल दें कि भाई ये हमने जो नियम बनाए थे ये आजीवन ऐसे ही नियम चलने, वो काम इनसे हो ही नहीं पाएगा। इनको उस काम में जब तक कुछ डायनामिक पार्ट नहीं है, बार बार चेंज नहीं हो रहा है, तब तक वो काम नहीं कर सकते। दोनों ही लग्न, ये सिमिलरिटी इनमें। ठीक हो गया। जबकि एक मंगल का लग्न है, एक शुक्र का लग्न है, एक सूर्य का फेवरेट है, एक शनि का फेवरेट है, लेकिन ये भी बदलाव चाहता है हर काम में, हर काम के बाद, और ये भी हर काम के बाद बदलाव चाहता है। फिर आता है लिंग की बात। तो ये एक पुरुष लिंग लग्न माना जाता है, और ये भी यहाँ भी अगेन समानता दिखाई देती है। अगर पंचम भाव में, हमने पहले तो देखना है पंचम भाव में ग्रह कौन कौन से बली होकर बैठे हुए हैं। किसी पंचम भाव में कोई बली ग्रह दिखाई नहीं दे रहा है, पंचम भाव में किसी की बली ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। फिर हम ये देखते हैं पंचम भाव में नंबर क्या है, ऑड या इवन। ये सामान्य सूत्र, अगर ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहली वाले बातों को ध्यान करने के बाद फिर नंबर देखना। पहले ग्रह को देखना है, ग्रह की दृष्टि को देखना है, ग्रह भी नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, फिर हमने नंबर देखना है। नंबर अगर इवन है, 1 माने इवन यानी 2, 4, और अगर ऑड है 1, 3, तो ऑड में सामान्यता बेबी बॉय की बात आती है, इवन में सामान्यता बेबी गर्ल की बात आती है।
लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल है 4 और 12 नंबर, यानी कर्क राशि और मीन राशि अगर पंचम भाव में आती है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी ग्रह का सिटिंग नहीं है, तो फिर वो सामान्यता ऑड नंबर बेबी बॉय, इवन नंबर बेबी गर्ल, एक्सेप्ट 4 और 12। 4 और 12 होना चाहिए था बेबी गर्ल, होता है बेबी बॉय। तो इसको अच्छे से समझना है। तो पुरुष माना जाता है 7 नंबर। फिर इसको क्या वर्ण प्रिय, इन रंगों का उपयोग ये ज़्यादा करते हैं, करना चाहिए। लाल पीला, ठीक है, रेडिश ब्लू कलर इन लग्नों को बहुत पसंद है, मेष लग्न, ठीक है। और इसी प्रकार से श्याम, श्याम वर्ण यानी कुछ कुछ लालिमा, नॉट लालिमा, श्याम वर्ण का मतलब है कुछ कुछ नीला रंग मिला हुआ है, जैसे श्वेत वर्ण पर ऐसे नील का रंग होता है किसी सफ़ेद कपड़े पर, जैसे नील डाल देते, वैसा रंग श्याम वर्ण तुला लग्न के लिए अच्छा माना जाता है, इनको प्रिय है। फिर है ये एक व्यापार राशि मानी जाती है बहुत चक्र में। 7वीं राशि तुला राशि से व्यापार का बल देखा जाता है। और मेष राशि बुद्धि के लिए पड़ता है, तो ये शासक बल देखा जाता है, शासक रूल करने का बल हम मेष राशि से देखते हैं। तो इनमें ये, इन जातकों में ये गुण बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा दिखाई देगा। तुला लग्न वालों में ये व्यापारिक गुण ज़्यादा दिखाई देगा, मतलब तुलनात्मक दृष्टि से। फिर आगे बात करते हैं, मेष को हम मस्तिष्क के लिए जानते हैं। मेष राशि किसी के भी लग्न माने उसके चार्ट में कहीं भी चली जाए, मेष का संबंध मस्तिष्क के साथ रहेगा ही। जैसे मान लीजिए मेष लग्न में राहु कहीं विराजमान है, प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो मेष का मतलब मस्तिष्क, राहु का मतलब शत्रु, तो फिर वो ठुकाई करता है, पिटाई करता है, किसकी? मस्तिष्क की पिटाई कर देता है, मतलब उसको चोट लग सकती है मस्तिष्क में। थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, स्पेशली अगर मंगल में राहु की अंतर प्रत्यंतर दशाएं चल रही हों, क्योंकि इसके साथ तो उसका विशेष शत्रुता है। अग्नि तत्व राशि, मंगल उसके शत्रु है। मंगल एक सेनापति है, राहु एक डाकू माना जाता है। और ये बात यहाँ पर अगर हम देखते हैं, पति पत्नी का संबंध वो देखा जाता है तुला राशि के साथ। तुला राशि का अगर बल अच्छा है, जातक की कुंडली में भी सप्तम भाव का बल अच्छा है, तो निश्चित रूप से पति पत्नी में बड़े अच्छे संबंध होंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो 12 भाव पढ़ते हैं उनके हिसाब से भी थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ताकि और क्लैरिटी मिले। मेष लग्न की पर्सनालिटी तो अब तक हमें समझ में आ ही गई होगी, स्वाभिमानी, लेकिन वो अपने धन को लेकर, वो अपने एकत्रण को लेकर कैसा बर्ताव करता है। 2 नंबर, 2 नंबर मेष लग्न के लिए बहुत आसान है कुंडली को डिकोड करना, क्योंकि प्री इमेज कहीं नहीं जा रही है, यही प्री इमेज 2 नंबर यहीं पर रहती है। तो 2 नंबर बनाई कुटुंब के लिए, कुटुंब के लिए जगह है वो। और अगर कहीं शुक्र अच्छा है तो फिर कहना ही क्या, ठीक हो गया। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं समय को सबसे ज़्यादा प्रिय है, या ये कह सकते हैं इस राशि का स्ट्रक्चर ही भवन है 4 नंबर का, और 4 नंबर आता भी मेष लग्न में भवन राशि में। इसी प्रकार से 2 नंबर का स्ट्रक्चर ही कुटुंब है, 2 नंबर आता ही मेष लग्न में कुटुंब भाव में। यहां देखते हैं ये अपने कुटुंब को, अपने नात रिश्तेदारों को थोड़ा सा गुप्त रखना चाहेगा, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगा, गुप्तता रखेगा। यहाँ तक कि पति पत्नी बच्चे भी इकट्ठे होंगे तो वो उस पार्ट को थोड़ा सा गुप्त रखना चाहेगा, कुटुंब वाले पार्ट को। इसमें कोई ऐसी गुप्तता नहीं, ये तो कुटुंब को विस्तार करना चाहता है। फिर आता है बात, और भी कई चीज़ें, लेकिन हमने क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, नहीं तो हम दूसरे भाव से पता नहीं कितनी बातें डिस्कस कर सकते हैं, वो हमने भृगु संहिता की अलग अलग वीडियो में बताई हैं। और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने भृगु संहिता की वीडियो अपने लिए देख लिए, उसके बावजूद भी दूसरे लग्नों के लिए देखेंगे, तो ये आपको उस भाव से क्या क्या पता लग सकता है, क्योंकि एक वीडियो में कई बार सब बता पाना संभव नहीं हो पाता है कि इस भाव से क्या क्या देखते हैं। वो आपको जब दूसरे की कुंडली, आप अपने घर में ही किसी परिवार के वाले की कुंडली को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, दूसरे भाव से ये भी देखा जा सकता है। दूसरे भाव से हम कुटुंब तो देख ही रहे हैं, दूसरे भाव से हम
हमारे भाइयों के खर्चों को भी देखने लग जाते हैं। वो भी कई बातें हैं जो एक पर्टिकुलर लग्न में शायद आपको ना मिले, इसलिए जरूर दूसरे लग्नों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो फिर आता है तीसरा भाव। तीसरा भाव हमारा व्यवहारिक जो वार्तालाप, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये दोनों में से अपने व्यवहारिक वार्तालाप में, अपनी बातों में, देखिए ये तो बात पक्की है, बड़े स्वाभिमानी, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में वो जल्दी घुल मिल जाते हैं, ऐसा लगता है। वो है मेष लग्न। आश्चर्य लगता है कि जो लग्न बड़ा स्वाभिमानी सा दिखता है, जब वो बैठता है सबके साथ तो कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि 3 नंबर हावी हो जाता है उसके कम्युनिकेशन। और 3 नंबर यानी मरकरी का रोमांटिक फेस। बुद्ध एक राजकुमार जो बहुत सुंदर है, हंसी मजाक करने वाले हैं, वैसा स्वरूप सा दिखाई देता है, लेकिन ये मेष ही है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो वो कब आपके द्वारा किए गए कुछ अप्रासंगिक, कुछ ऐसे जो उस समय के लिए ठीक नहीं थे, कुछ ऐसे आपने तथ्य रखे, उस चीज को बहुत जल्दी नोटिफाई करता है मेष लग्न। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर दिखाई देता है। मैच्योर तो ठीक है, वो व्यापारिक है, वो है ही, लेकिन ये शुक्र लग्न डोमिनेट करते हैं तो शुक्र की गुण आने स्वाभाविक है। शुक्र स्वभाव से एक स्त्रीलिंग ग्रह माना जाता है। अभी वो जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि भाई बृहस्पति का क्षत्रिय रूप दिखाई देता है, अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखना, मनवाना, ऐसा अग्नि तत्व की तरह, क्षत्रिय की तरह डोमिनेट होकर, ऐसा लगता है वो। कई बार ऐसा भी लगता है अपनी बात को लेकर, यार रूड तो नहीं हो गया है। यही देखो कितना बड़ा अंतर है, अपनी बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूड हो रहा है, लेकिन ये उसके मुकाबले बहुत पोलाइट है। ये है बहुत क्या आपको क्या कह सकते हैं कि भाई ये तो शासक है ये, लेकिन इसकी बातें देखकर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहा है। तो ये दोनों में अंतर है तीसरे भाव से। चौथा भाव माँ का स्वभाव अपने भवन, घर और वाहन के लिए 4 नंबर की तरह बर्ताव करता है। 4 नंबर को तो बोलते ही माँ है। 4 नंबर यानी कर्क राशि, हीलिंग प्रॉपर्टी, मदर, हॉस्पिटैलिटी। अगर चंद्रमा का बल है इस लग्न के पास तो माँ का स्वभाव, माँ का जो बल है, माँ के बहुत बढ़िया है। कर्क राशि चौथे नंबर पे आ रहा है। माँ के हाथ में वो ऐसे गुण है कि स्पर्श करने से ही आपका दर्द दूर हो जाए। वो हालांकि वो तो माँ का मूल स्वभाव ही है, लेकिन मेष लग्न में ये विशेष रूप से दिखाई देता है। कर्क राशि पड़ती है चौथे भाव में। यहाँ पर माँ का स्वभाव मंगल की फेवरेट राशि है, यानी मकर राशि। मंगल जहाँ एक्साइटेड हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे काफ़ी एग्रेसिव रूप दिखाई देता है 10 नंबर। और इसका मालिक अगर बली है तो फिर कहना क्या, माँ बहुत ज़्यादा ऊर्जावान दिखाई देती हैं। ठीक हो गया। ये अलग प्रकार का ऊर्जा रखते हैं 4 नंबर, और ये अलग प्रकार का। बाय डिफ़ॉल्ट जो एक फीमेल किंग है वो 4 नंबर है। ठीक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव। आपको इस तुलना में ऐसा लग रहा होगा देखने में कि सर मेष आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बात बताई कि जो ये बातें रखी गई हैं, ये बातें कह सकते हैं सतयुग के हिसाब से या द्वापर त्रेता के हिसाब से ज़्यादा फिट होती थी, लेकिन जैसे जैसे कलिकाल की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक अपोजिट हो गई हैं। कहाँ तो वो एक राजतंत्र डायनेस्टी को मान रहा था सर्वोपरि, अभी कहाँ तो वो प्रजातंत्र डेमोक्रेट को सर्वोपरि मान रहा है। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें देशकाल पात्र अनुसार ही हमें प्रस्तावित करनी है, उस प्रकार से ही उसका वाचन करना है, अच्छे से समझना है। पंचम भाव संताने यहाँ बल दिखाई देता है ज़्यादा। 11 नंबर लाभ राशि है, हर प्रकार से लाभ मिलना, लिबरल रहना, शांत रहना। शनि का जो सच में जो सेवा भाव वाला रूप है वो कुंभ राशि में दिखाई देता है। सबसे मिलकर चलना, बेमतलब वाद विवाद ना करना, सबसे लाभ करने की बात 11 नंबर। आपकी संतानें, आपका स्पेकुलेशन, सट्टा, परंपरा से प्राप्त जो पद हैं वो भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। ये अपने परिवार पद को लेकर थोड़ा सा शाही महसूस करना चाहता है,
मेष लग्न, क्योंकि पंचम भाव में 5 नंबर जो लग्नों का राजा माना जाता है, सिंह लग्न, वो पड़ता है। और इसी प्रकार से संतानें भी वो वाला पार्ट दिखाई देता है कि नहीं, जैसे वो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बली या शाही मानना चाहते हैं। ठीक हो गया। फिर आता है छठा भाव। छठे भाव में किसका बल दिखाई देता है? छठे भाव में अपने शत्रुओं के प्रति मेष लग्न वाले मरकरी का इंटेलिजेंट फेस। मरकरी बहुत समझदार है, कन्या राशि में तो कहना ही क्या, कोई भी मतलब विवाद नहीं करना चाहता। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा बलशाली कह लीजिए दिखाई देता है, लेकिन शत्रुओं के प्रति व्यवहार में बहुत समझदारी बरतता है। बहुत अच्छे नियम के साथ वो ये देखता है कि हाँ, मुझे ऐसे ही नहीं किसी के सामने कुछ भी बोल देना है, नहीं, शत्रुओं के प्रति मुझे बुद्ध के इंटेलिजेंट फेस की तरह बर्ताव करना है। और ये शत्रुओं के साथ व्यवहार में कह सकते हैं थोड़ा सा अकुशल जान पड़ता है, क्योंकि पाइसेस ये माना जाता है शुक्र का फेवरेट प्लेस। शुक्र की रोमांटिक जो प्रवृत्ति है वो 12 नंबर में एक्साइटेड हो जाता है। अब वो शत्रुओं के लिए जब इस भाव का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो शत्रु, अगर कोई ऐसा सामने आता है तो उसके साथ टैकल करना मुश्किल होता है उसके लिए, तो क्योंकि वो सबको, अपने शत्रुओं को प्रेम से या शुक्र के उस बल से जीतना चाहता है। याद रखिएगा, जब भी पाइसेस की बात आएगी या कोई भी राशि की बात आएगी तो उस राशि लग्न में कौन सा प्लैनेट एक्साइटेड होता है या उच्च का हो जाता है, ये बल भी अपने को जरूर टटोलना होगा। ठीक हो गया। सप्तम भाव पार्टनर की दृष्टि से देखते हैं तो इस जातक के लिए जो पार्टनर का व्यवहार है वो 7 नंबर जैसा होगा। 7 नंबर शुक्र का ऑफिस वाला एनवायरनमेंट है, तो बहुत बढ़िया माना जाता है। वैसे मेष लग्न बाय डिफ़ॉल्ट ही तुला लग्न पर शासन करना चाहता है, मतलब अलग अलग प्रकार के लग्न होते हैं, लेकिन मेष का जैसा स्वभाव है और तुला का जैसा स्वभाव है, तो मेष तुला पर ही शासन करने के लिए बना हुआ है, इस प्रकार का। और इसके सामने बात करते तो इसका पार्टनर इसके मुकाबले थोड़ा सा ऐसा लगता है डोमिनेट कर रहा है, नियमावली का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहा है। ठीक हो गया। फिर आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव हम अपने ससुराल पक्ष के लिए इस्तेमाल करते हैं, गुप्त धन की बात करते हैं। तो ये तो बात मंगल अगर बली है तो गुप्त धन, इंश्योरेंस का अच्छा पैसा इनको जरूर मिलेगा। ससुराल पक्ष 8 नंबर है, तो ससुराल पक्ष में भी कई बातें बहुत ज़्यादा गुप्त रखेगा, बताएगा नहीं। और इसकी बात करते तो ये ससुराल पक्ष में कुटुंब की तरह बर्ताव करता है, जो मेष लग्न वाले दूसरे भाव को लेकर करते हैं। यानी जब भी तुला लग्न वाले अपने ससुराल वालों के साथ मिलते हैं तो जो कुटुंब वाली भावनाएं हैं वो ज़्यादा यहाँ दिखाई देती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ससुराल वालों के साथ थोड़ा सा गहमा गहमी कह लीजिए, हाइडिंग प्रवृत्ति दिखाई देती है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं नवम भाव। नवम भाव हमारा धर्म, हमारी जो धार्मिक प्रतिष्ठा है। ध्यान रखिए, एक होती है हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, एक होती है धार्मिक प्रतिष्ठा। धार्मिक प्रतिष्ठा नवम भाव से देखी जाती है। कोई व्यक्ति कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं है, ऐसा कोई आरोप लगता है, या कैरेक्टर वाइज भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये तो धर्मपरायण नहीं है, धर्म को मानता ही नहीं है, किसी धर्म में नहीं मानता है, ये धर्मपरायण नहीं है। नवम भाव बेहद कमज़ोर है, उसका मालिक की स्थिति बहुत खराब है, तब ऐसा हम पर आरोप लग सकता है। और इस व्यक्ति का स्वभाव अपने धर्म भाव को लेके बुद्ध के रोमांटिक फेज की तरह बर्ताव करता है। और आपको पता है बुद्ध का जो रोमांटिक फेज है वो धर्म को बहुत अच्छे से धारण करने के लिए नहीं बना है, ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है वो 9 नंबर, तो धर्म का अच्छा जानकार कह सकते हैं, यहाँ ज़्यादा बल दिखाई देता है। मेष लग्न के लिए धर्म भाव ज़्यादा बली जान पड़ता है, बशर्ते घर के मालिक अच्छी स्थिति में। पिता का व्यवहार हास्य विनोद करने वाला, इनमें पिता का व्यवहार 9 नंबर बृहस्पति का क्षत्रिय फेज दिखाई देता है।
10 नंबर। 10th हाउस की अगर बात करते हैं तो मेष लग्न वाले अपने ऑफिस को लेकर बहुत ज़्यादा बली प्रवृत्ति दिखाते हैं। भाई जिस ग्रह का ये लग्न है वो ग्रह सबसे ज़्यादा बली ही 10th हाउस में होता है। मकर राशि उसको सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा बली जान पड़ते हैं। और तुला लग्न वाले भी ऑफिस में बली जान पड़ते हैं, लेकिन वो कोई ढिशुम ढिशुम की प्रवृत्ति नहीं है कि भाई ढिशुम ढिशुम माने यहाँ तो लीड है, साफ बात है, लीड करना और स्वाभिमान कहीं बढ़ जाए तो अहंकार जैसा दिखाई देना। यहाँ पर शुक्र है और आपको पता होगा कि शुक्र कर्क राशि में बहुत बली माने जाते हैं, एक्सेप्ट कर्क राशि में साथ में चंद्रमा ना बैठो। किसी के भी चार्ट को उठा के देखिए आप, अगर कर्क राशि में बली होकर शुक्र बैठे हुए हैं उसको कभी भी रहने खाने की दिक्कत नहीं आएगी। कर्क मतलब भवन, वाहन, तो कर्क का तुला माने कर्क का शुक्र मतलब बहुत ही आलीशान मकान, वो सब उसको जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। तो अगर लग्नेश भी यहाँ बैठ जाते हैं तो कोई ऐसा शत्रुता वाला विचार नहीं करना है कि भाई शुक्र में और चंद्रमा में शत्रुता है। बहुत ऐसे ग्रह आपको मिलेंगे जहाँ ग्रहों के आपस में संबंध ठीक नहीं है, लेकिन वो ग्रह वहीं जाकर एक्साइट कर जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है, मंगल को शनि पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मंगल शनि के घर में ही एक्साइट कर जाते हैं, सबसे ज़्यादा बली हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से शुक्र भी 10th हाउस में, लेकिन ये जैसे स्वाभिमान कह लीजिए, ये बड़ा ज़्यादा सुंदर ऑफिस है और केयरिंग पार्ट है इनके ऑफिस में। कहीं ना कहीं मेडिकल के साथ भी संबंध हो सकता है क्योंकि कर्क राशि एक हीलर है, तुला लग्न के 10वें भाव में पड़ता है। फिर आता है 11वां भाव। 11वां भाव हमारे लाभ को बताता है, क्या क्या सोर्सेस से हम पैसा कमाने वाले। तो यहाँ पर 11 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा ही जाता है 11 नंबर में कोई भी ग्रह आए उसका वेलकम होना चाहिए, होता ही है। तो ये मेष लग्न के लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है 11 नंबर। यहाँ पर 5 नंबर आता है, यानी जो इनकम सोर्सेज हैं वो 5 नंबर से ही आ रहे हैं। मतलब कोई जो सूर्य का बल है वो ज़्यादा दिखाई देता है, और आपको पता है सूर्य इस सभी के साथ मिलकर विचार करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है। तो सिंह राशि आता है उसके सैलरी वाले भाव में, तो जो सैलरी वाला पार्ट है, जो उसका आय वाला पार्ट है, वहाँ सूर्य की तरह बर्ताव करता है। और यहाँ मेष लग्न वाले अपने सैलरी आय को लेकर शनि के लिबरल फॉर्म कुंभ की तरह बर्ताव करते हैं। ज़्यादा अच्छा है, मूल त्रिकोण राशि है शनि की 11 नंबर लाभ स्थान के लिए, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं 12वें भाव की तरफ। 12वां भाव हम शॉपिंग के लिए देखते हैं, जो जीवन में खर्चा हम करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है हमसे, अच्छा खर्चा, बुरा खर्चा, और गुरु आश्रम भी बर्ताव देखते हैं यहाँ। तो ये है बुध का इंटेलिजेंट फेस। याद रखिएगा, जब भी बुध के इंटेलिजेंट फेस कन्या की बात आती है तो बुध ज़्यादा नज़दीक व्यवहार करता है, बृहस्पति की तरह बुध के 2 व्यवहार हैं। एक बुध बर्ताव करता है कुछ कुछ चंद्रमा के समान, एक बुध बर्ताव करता है कुछ कुछ बृहस्पति के समान। वो आपने पढ़ा होगा शायद, जो बुद्ध के जन्म की कथा है, कई ग्रंथों में आती है वो। तो बुद्ध 2 प्रभावित माने 2 ग्रहों से ज़्यादा प्रभावित उनका जो स्वभाव है, चंद्रमा से भी और बृहस्पति से भी। लेकिन वो अलग बात है कि ये इनमें से किसी को भी अपना पिता स्वरूप नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्ध कुछ कुछ बृहस्पति की तरह बर्ताव करते हैं। तो इंटेलिजेंटली ही कन्या, मतलब आपको पता है एक ऐसी लड़की जो नियमों का पालन करती है, अपनी वर्जिनिटी का पालन करती है। वैसे ही वो अपने खर्च को लेकर बहुत कैलकुलेटिव है। कन्या राशि बहुत कैलकुलेटिव है। ये कैलकुलेटिव नहीं है, ये तो 12 नंबर, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इस पार्ट को लेके कैलकुलेटिव नहीं। भाई एक जो व्यय का, जो एक खर्चे का यश है, वो तो ये मेष लग्न भोग ही लेते हैं कि भाई मैंने खर्चा किया है, उसका यश देखो आप समाज में मिलता है कि नहीं मिलता है। गुरु आश्रम है नेचुरल, भाई वो बृहस्पति है, बृहस्पति एक ज़्यादा अच्छे गुरु के रूप में देखे जाते हैं।
और शुक्र यहाँ एक्साइट करते हैं, शॉपिंग के लिए बढ़िया भाव माना जाता है। ये शॉपिंग को लेके बहुत कंजूस है। 6 नंबर बहुत नियमों के साथ ही पैसा लगाते हैं। याद रखिए, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन लोग कंजूस होते हैं, लेकिन वहाँ पर यही उनका बल है कि बहुत कैलकुलेटिव होकर पैसे को रिलीज़ करना। तो ये इनका बल है कि भाई बहुत कैलकुलेटिव, वो उस खर्चे का यश नहीं चाहते हैं। कहते भाई वो हमें वैसा यश नहीं चाहिए, तो हमें तो बस उससे आउटपुट मिलना चाहिए। और वो उस खर्चे का सामाजिक यश प्राप्त कर लेते हैं कि भाई हमने देखा ये ऐसा खर्चा किया है लोगों को दिखाने के लिए। तो वो जो लोगों को दिखाने वाला खर्चा है वो मेष लग्न करने में समर्थ होते हैं या कर पाते हैं। ये उस खर्चे से थोड़ा सा दूरी बना कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ बुध का इंटेलिजेंट फेज है जो बहुत कैलकुलेट। आपको पता है ये सैड राशि है शुक्र की। शुक्र यहाँ बिल्कुल सैड हो जाता है, वो इसीलिए सैड हो जाता है, आप समझ रहे हैं, कि उसको खर्चा करने से रोकता है। इस राशि का जो मूल स्वभाव है कन्या राशि का, वो खर्चा करने के लिए बना ही नहीं, और शुक्र तो आपको पता है आनंद लेने के लिए बने हैं। तो वो जो स्वभाव, उनका मूल स्वभाव, उससे जब वो रोकते हैं वहीं पर जाकर वो सैड हो जाते हैं। तो बाकी अच्छा है, बाकी हर प्रकार से अच्छा है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा लग्न किस पर्टिकुलर पॉइंट पर लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, वो आपको देखना है। हमने ये प्रयास आप लोगों के सामने किया, इसी प्रकार का प्रयास हम आगे भी निरंतर करते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।